हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 3 E's जिसमें मैंने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के क्लियर कट डिफरेंस के बारे में बताया था। उसी में काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप इकोसिस्टम पे एक वीडियो लेकर आइए, तो ये वीडियो मेरी उसी का एक्सटेंशन है, द इकोसिस्टम। दोस्तों, इकोसिस्टम को समझने के लिए बेसिक के जो स्मार्ट आर्ट दिया गया, इससे आप बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं कि ये बायोटिक के बीच में एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के थ्रू जो इंटरेक्शन होता है वही हमारा क्या है, इकोसिस्टम है। अब इसकी हम थोड़ा सा डिफिनीशंस की बात कर लेते हैं। बहुत से साइंटिस्ट ने इसको डिफिनीशंस दिया है। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बोलता है कि इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। दूसरा ग्रुप बोलता है कि अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। अच्छा दोस्तों, मैंने इसमें एक अपना भी ऐड कर दिया है। ये इकोसिस्टम इज ए स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर थ्रू एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो ये ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आप किसी कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अब ये टर्म की बात करें अगर हम जहाँ तक, तो डिफिनीशन जो है इकोसिस्टम का टर्म जो दिया गया था H.E. टेंसले ने 1935 में दिया था, जो एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। अच्छा दोस्तों, आप इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में कन्फ्यूज मत हुई, यहाँ पे इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम टर्म H.E. टेंसले ने दिया था। अच्छा, इकोसिस्टम की बात करें कि उस सिस्टम को हम ब्रॉडली 2 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में आप देखिए बहुत से इकोसिस्टम है, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, टुंड्रा इकोसिस्टम है, डिजर्ट इकोसिस्टम है, माउंटेन इकोसिस्टम है। इस तरह से किसी भी तरह का एक इकोसिस्टम हो सकता है। उसी तरह से एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम बात करें मैराइन इकोसिस्टम, समुद्र का इकोसिस्टम एक अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब अलग अलग समुद्र का एक जो इकोसिस्टम हो सकता है। इसी तरह से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हम बहुत से हैं, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को इस तरह से हम फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, किसी भी इकोसिस्टम में अगर हमको पढ़ना तो उससे पहले उसका स्ट्रक्चर जाने, क्योंकि हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, इंट्रैक्शन पढ़ना, तो उसमें स्ट्रक्चर जानना मेन ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में अगर बात करें तो उसमें 2 ही चीज़ होती हैं, किसी में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम में 2 ही इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। अब देखिए, ये बायोटिक फैक्टर्स में आप जो है अलग अलग होते हैं। इसी तरह से बायोटिक फैक्टर्स में देखिए प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजर होता है। अब प्रोड्यूसर में जो होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें सूरज की रोशनी से और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के उपलब्धता में अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और ये जो ऑटोट्रॉफ है, इनको जब सबसे पहले कौन खाता है, प्रोड्यूसर, खाते कौन है, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में जो डायरेक्ट खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, ये जो हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधे सीधे साग सब्जी या पेड़ पौधों को खाते हैं। ये हमारे क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, या इसको हम कह सकते हैं कि ये हर्बीवोर्स हैं। दूसरा इसी तरीके से है सेकेंडरी कार्निवोर्स। ये सेकेंडरी है कंज्यूमर हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस पहले वाले को खाते हैं। और ये टर्शियरी क्या करते हैं, इनको खाते हैं, और ये डायरेक्ट इनको भी खा सकते हैं। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया कंज्यूमर, तीसरा हो गया डिकम्पोजर। अब दोस्तों, डिकम्पोजर में क्या होता है, बेसिकली डिकम्पोजर में बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होते हैं। तो ये बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, ये एक जो भी चीज़ें मर जाती हैं, डेथ हो जाती हैं, तो उनको क्या सड़ा गला करके उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, एबायोटिक में आपको पता है, एबायोटिक फैक्टर्स में जैसे सॉयल है, एयर है, वाटर है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें, इसी तरह से लाइट है, ये सब क्या करते हैं, ये हमारे एबायोटिक फैक्टर को बनाते हैं। इसी तरह से आपको इसी मैंने बताया था, एबायोटिक फैक्टर का ही इंटरेक्शन होता है बायोटिक फैक्टर से, और बायोटिक फैक्टर का आपस में भी इंटरेक्शन होता है। तो अच्छा दोस्तों, ये इकोसिस्टम इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, क्योंकि इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम कंजर्व एनर्जी एंड मैटर। अब ये आपको पता है, अब एनर्जी फ्लो में डिस्टर्बेंस आ रहा है क्योंकि फॉरेस्ट कट रहे हैं, क्योंकि वहीं से हमारा क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर होती थी। उसी तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी समस्या आ रही है। हम जगह जगह जो उसके बीच में कुछ एडल्ट्रेशन कर देते हैं, या कई बार जो है हमारे जो है पोल्यूशन की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस पर हम बात करें तो इसको इस तरह से देख सकते हैं स्मार्ट आर्ट के माध्यम से, जो मैंने पहले भी थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स और ये बायोटिक फैक्टर्स। अब ये बायोटिक फैक्टर्स और ये बायोटिक फैक्टर का आपस में इंटरेक्शन देखना है। इस इंटरेक्शन जो है एक तरफ से क्या हो सकता है, एनर्जी फ्लो के माध्यम से हो सकता है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के माध्यम से हो सकता है। अब देखिए एनर्जी फ्लो में मैंने सिंगल डायरेक्शन दिया, इसका मतलब एनर्जी फ्लो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। सूर्य से रोशनी आती है ऊर्जा के रूप में, वह पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे से कंज्यूमर के पास जाता है, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, डिकम्पोजर से पुनः वो वापस चला जाता है। लेकिन ये हमेशा एक तरफ से होता है, दूसरे तरफ नहीं जा सकता, जबकि न्यूट्रिएंट साइक्लिक फॉर्म में होती है। अब जैसे एग्जाम्पल में नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल इत्यादि। अब ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल दोनों जो है ये फूड चेन या फूड वेव में दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फूड चेन जो होता है सिंगल होता है, फूड वेव में क्या होता है, जब कई चेन एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, फूड वेव हो जाता है। तो बेसिकली हम जो है ये इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, इसी का जब हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैंने ऑलरेडी उसके शॉर्ट फॉर्म बता दिया। कोई एनर्जी को कंजर्व करता है या एनर्जी फ्लो को मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को मेंटेन करता है, जिससे हमारा इकोलॉजी क्या करती है, बैलेंस होती है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो अच्छा दोस्तों, मैंने पहले बताया इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्टर्बेंस हमारे वजह से ही हो रहा है। डिस्टर्बेंस होने का कारण बहुत से हैं, तो हमें उसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने के लिए दोस्तों हमारे पास बहुत से छोटे छोटे टास्क हैं, लेकिन हम जो मेजर बात करते हैं तो मेजॉरिटी रूप से हम मेजर रूप से दो तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने, या बैलेंस कर सकते हैं। पहला है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें, क्योंकि ज़्यादातर डिस्टर्बेंस हमारा जो इकोलॉजिकल साइकिलिंग में या इकोलॉजिकल बैलेंस में हो रहा है पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, किसी भी तरीके से प्लास्टिक पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये सभी पोल्यूशन की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हमें पोल्यूशन पे कम से कम करना चाहिए। 4R इत्यादि जो भी उसके मेथड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। दूसरा, रिसोर्स को हमें बड़ा केयरफुली यूज करना चाहिए। जैसे हम बिना सोचे समझे फॉरेस्ट को, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, पानी का बिना मतलब का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो है हमें रिसोर्स को बहुत ही नीड बेस्ड यूज करना चाहिए, ग्रिड बेस्ड नहीं या फालतू का नहीं। तो हमें रिसोर्स को अगर बढ़िया से यूटिलाइज करने लगे और पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिए तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस होगा। और यही हमारे जो है इकोसिस्टम के स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टू गेट ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप एक बार सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।